राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला लिखने का कुछ ना कुछ नियम बना हुआ है पहले से। जिस तरह से केमिकल नेम देखे या अभी एटम्स के बारे में जाने, आयंस के बारे में जाने, हर चीज़ का एक अपना नियम है, हर एक चीज़ का लॉ बना हुआ है। और वो लॉ भी किस चीज़ पे बना हुआ है, पहले से ही जो आधारित है, किस तरह से जुड़ रहा है वो, या उसमें कितना सारा इलेक्ट्रॉन है, इस पर ही डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जुड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो किस तरह से एक केमिकल दूसरे केमिकल से जुड़ेगा। एक एग्जांपल दिया हुआ था जैसे में HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ा। कैसे जुड़ा था, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, है ना, और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार था। तो इलेक्ट्रॉन ही ले लिया, इसका काम हो गया, देने के लिए तैयार ही था, इसको वो चाहिए था तो ले लिया, इसको दे दिया, काम हो गया इसका, इसलिए आपस में फिर साथ में जुड़ गया। उसी तरह से हमारा हर एक जितना भी हमारा एलिमेंट्स है, या हर एक जितना भी हमारा कंपाउंड है, या जितना भी हमारा केमिकल्स है, वो एक दूसरे से जब रिएक्ट करता है तो किसी न किसी कारणवश जुड़ता है। जस्ट लाइक अगर हम भी अगर किसी से जाके बात करते हैं, कोई है, तो कहीं ना कहीं उससे मेरे को कुछ ना कुछ काम है, तभी जाके जुड़ रहे हैं। हाँ, गए दुकान में तो हमको उससे कुछ ना कुछ लेना है, इसलिए गए। दुकानदार वहाँ इसलिए बैठा हुआ है कहीं कि वो जान रहा है कि इससे हमको पैसा मिलेगा, तो बैठे हुए। तो उसी तरह से हर एक केमिकल को या हर एक एलिमेंट्स को कुछ ना कुछ जरूरत होता है। वैसे तो पहले ही बताया कि 2-4 वो साधु संत होता है जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो आराम से रहता है। एक आध होता ऐसा है जो कि पानी पी के रह लेता है साधु, तो भाई सबको नहीं ना रह सकता है, पॉसिबल नहीं है। इसमें भी कुछ वैसा है, उसमें से कुछ एग्जाम्पल बता ही दिए थे, हीलियम था, नियोन था, आर्गन था, ये लोग कुछ नहीं चाहिए होता, वो अकेले ही मस्त रहता है ना, कोई मतलब नहीं। लेकिन कुछ जो है उनको कुछ जरूरत पड़ता है, लेकिन वो किस आधार पर पड़ता है। हम लोग अगर कहीं खाना खाने जाते, किसी के पास जाते, दुकानदार के पास, तो कुछ सामान लेने जाते हैं नीड्स के अकॉर्डिंग, चाहे तो भूख लगा होता तो जाके कुछ खरीद के खाते हैं, है ना, कुछ जरूरत है तो उसको पूरा करते हैं। तो उसी तरह से अगर कोई किसी के पास जाके जुड़ रहा है, कोई भी केमिकल्स अगर किसी के पास जुड़ रहा है तो उसको भी कुछ जरूरत है, और वो जरूरत होता है इलेक्ट्रॉन्स का। किसका जरूरत होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स कौन सा इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है, इसके बारे में डीपली बताते हैं। तो कल करवा दें या परसों बता देना कि लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। टोटल कितना होना चाहिए, 8। अगर 8 से कम रहा तो उसको चाहिए होगा, जरूरत होगा। और उसमें भी दो कैटेगरी बताए थे। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन हुआ तब वो देने के लिए तैयार होता है। सपोज अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या करेगा, किसी को दे देगा, दान कर देगा, भाई तुम सब ले जाओ, मेरा काम खत्म इस ऑर्बिट का। और जो उससे पिछला वाला ऑर्बिट होगा ना, वो पहले से ही 8 भरा हुआ रहता है ना। एक एटम जो बताए थे, एक एटम कैसा था, न्यूक्लियस था, उसके गोल गोल ऑर्बिट है ना। सपोज अगर ये वाला, इसमें तो सिर्फ 2 ही चाहिए, अगर एक एक है ना ऑर्बिट तो उसको 2 को चाहिए। जैसे में हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम में क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 1 और इसका एटॉमिक नंबर 2, एक इलेक्ट्रॉन तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, ये ना है। कल ही बताए थे कि अगर एक एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब कि प्रोटॉन एक ठो, इलेक्ट्रॉन भी एक ठो है। वैसे ही अगर हीलियम में 2 एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो 2 ही प्रोटॉन 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो एक ऑर्बिट में काम चल जाएगा, दूसरा का ऑर्बिट की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि पहला ऑर्बिट का कैपेसिटी 2 का होता है। इसके बारे में भी बाद में बताया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे वाला जब बढ़ेगा ना, ये टोटल 8 भरेगा। कितना भरेगा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो भर गया, है ना। अब इसमें बाहरे वाला में सपोज 2 क्या है, 2 है, तो किसका हो गया, 8 2 10 2 12 हो गया आपका ही मैग्नीशियम का ना, मैग्नीशियम का। और मैग्नीशियम के पास क्या है, तो अब बाहरी ऑर्बिट में 2 है, 4 से कम है कि नहीं, है ना। जब 4 से कम है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, देगा कि लेगा, दे देगा ना। कम है, अभी ताकतवर कम है, तो क्या करेगा, दोनों के दोनों किसी को दे देगा। और सपोज 2 दे दिया, ये वाला दे दिया, तो ये वाला खत्म हो गया ना, ये ऑर्बिट का कोई मतलब नहीं। अब देखो तो जो बचा हुआ ऑर्बिट है उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 8। इसका 8 पूरा हो गया कि नहीं। इसको बस इतना ही चाहिए कि बाहर के ऑर्बिट में 8 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन में। कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो पिछला ऑर्बिट में पहले से 8 भरा, तबे अगला ऑर्बिट में घुसता है ना।
तो अब तो इसके पास 8 हो ही गया 2 को देने पे, इसलिए इसका काम चल गया। वही जब इसमें ज्यादा होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 हो गया, तो ये हो गया क्लोरीन का। अब इसको एक के वो चाहिए, क्या तो चाहिए, एक तो चाहिए। ये बोलेगा कि 7 को हम कहाँ इसको देंगे, उसके जगह हम एक को किसी से ले ही लेते हैं। तो जो देने वाला होगा कोई, तो उससे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा, तो लेने का काम करता है। और जब ले लेगा तो देखेगा कि इसके पास कितना हो गया, 8 हो गया। तो बस ये 8 होगा खेल है। यही 8 को कंप्लीट करने के चक्कर में सब केमिकल एक दूसरे से लड़ते रहता है, सब केमिकल एक दूसरे से जुड़ते रहता है। जितना केमिकल रिएक्शन होता है सब उसके पीछे का रीजन यही आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होता है। इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टेट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। अब इसके बारे में डीपली जाने तो चलो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सबका एटॉमिक नंबर के बारे में तो जान गए थे, क्या था, कितना इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन, वही हमारा एटॉमिक नंबर है ना। तो अब अगर हम किसी का भी निकालते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, हम आपको अभी 20 तक पढ़ना है। कितना तक पढ़ना, 20 तक। 20 के अबव जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ऑर्बिट बना हुआ है इसका कुछ लिमिट बना हुआ है कि हाँ पहला ऑर्बिट 2 को रखेगा, दूसरा ऑर्बिट 8 को रखेगा, तीसरा ऑर्बिट का कैपेसिटी होता है 8 9 18 ठो का रहता है, चौथा ऑर्बिट का 32 ठो का रहता है। इस तरह से कैपेसिटी बना हुआ है। इसको हम लोग नाम दे दिए के, एल, एम, इसी तरह से आगे बढ़ेगा तो एन, ये हो गया एन, है ना, नाम दिया हुआ है। या इसको हम बोलेंगे, ये हो गया मेरा पहला ऑर्बिट, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो एक फॉर्मूला दिया गया है 2n²। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑर्बिट्स का फॉर्मूला दिया गया, क्या, 2n²। ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो भी मेरा ऑर्बिट है, जैसे पहला ऑर्बिट है कि n हो गया, ये वैल्यू n का है ना, दूसरा है तो n का वैल्यू है, तीसरा है तो n का वैल्यू, 4 है तो 4 n का वैल्यू है। तो पहला के हिसाब से चलते हैं। पहला ऑर्बिट में हम लोग देखेंगे 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा, 1 1 1 और 2 × 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 आ गया। तो इसमें मतलब इसका कैपेसिटी क्या है, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है ना। वैसे ही हम दूसरा ऑर्बिट में पहुंचेंगे, एल वाले ऑर्बिट में, है ना। तो इसका ऑर्बिट नंबर कौन सा है, 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ, इसका कैपेसिटी कितना हो गया, 2 दूना 4 और 2 दूना 8, मतलब इसमें क्या रह सकता है, 8 रह सकता है ना। 2 3 4 5 6 7 ठीक। अब उसके बाद तीसरा वाला में पहुंचेंगे, 3 का स्क्वायर लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तीसरा कैपेसिटी कितना है, 18 हो, है ना। वैसे ही चौथा वाले को लगाएंगे, 16 दूना 32 ठो, है ना। इस तरह से हम लोग उसका निकाल लेते कि उसका कैपेसिटी कितना है। लेकिन इसका कुछ भरने का नियम है। ये जो ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन को रखते हैं ना, उसका कुछ नियम है। उसके बारे में अभी किसी दिन स्पेशल क्लास करवाएंगे तो उसमें बता देंगे। लेकिन अभी बस इतना ही याद रखिए कि इसका 2 8 फिर 18 फिर 32, इससे निकल जाएगा हमारा। और एक और नियम, खास बात ये चीज याद रखिएगा कि लास्ट ऑर्बिट में ओनली फॉर 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। भले इसका 32 दिखा रहा है मैक्सिमम, लेकिन अगर आउटर ऑर्बिट ये है तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा, 8 ही भरेगा, 8 से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। अब यही चीज अब हम लोग कितना तक पढ़े थे, 20 तक पढ़ा हुआ ना, 20 तक अभी याद रखिए। हाँ, अब देखिए 20 तक जो आपके एलिमेंट्स हैं उसमें से 18, सपोज 18 किसका, आयरन का है, आयरन का है ना, इसका कितना होता है 18। तो पहला का कैपेसिटी कितना था, 2 भर दिए। दूसरा का कैपेसिटी कितना था, 8 भर दिए। तीसरा का कैपेसिटी 18 का, लेकिन उसमें भी 8 ही भरेगा, 8 से ज्यादा नहीं जा पाएगा क्योंकि आउटर सेल हो जा रहा है ना, 8 ही जा पाएगा। लेकिन अब कितना जरूरत है, 8 2 10, अब और कितना बच गया, 8 2 10 और फिर 8 बचा, और 8 बच गया ना, तो ये 8 यहाँ लिखा जाएगा, तो 2 8 8 है ना। हाँ तो फिर भी 8 ही लिखेंगे, हाँ फिर भी 8 ही लिखेंगे, 2 8 8 लिखेंगे, है ना। उसके बाद एक और 20 तक आप याद रखिएगा, ठीक है। 2 8 8 हम यहाँ तक आर्गन तक आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। आर्गन के बाद जो आता है, वैसे तो इसका 18 लेवल है, लेकिन 18 ऐसे डायरेक्ट नहीं भर जाता, ठीक ना। उसको 18 भरने का तरीका वैसे नहीं है, गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग फिर 19 का देखते हैं, पोटेशियम का, किसका, पोटेशियम, पोटेशियम का देखा है।
तो पोटेशियम का क्या होगा 2, फिर 8, फिर लेकिन 9 भर जाना चाहिए, हाँ, लेकिन 9 पॉसिबल है? नहीं, लास्ट ऑर्बिट में 9 किसी भी हाल में नहीं, नहीं हो सकता, 8 होगा, 8 लिखेंगे, है ना। अब उसके बाद कितना बच गया? 1 बचा ना, बचा। कि एक और ऑर्बिट बनाएगा ये, और 1 भर जाएगा। अगला ऑर्बिट बनाएगा उसमें 1, 1 भर जाएगा, हो गया उसका काम। हाँ। वैसे ही कैल्शियम का निकालिएगा तो 1 की जगह 2 आ जाएगा, उसका 20 होता है ना, 2 8 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, ठीक है। इसी तरह से कोई भी एलिमेंट का 1 से लेकर 20 तक में कोई भी एलिमेंट का इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी को बोला जाता है कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। अब आपसे बोला जाए कि किसका क्लोरीन का निकालना, क्लोरीन में कितना कितना होगा बताओ तो। 20 है उसका, पहला ऑर्बिट में क्या को रहेगा? 2 को भर गया। दूसरा ऑर्बिट में क्या है वो? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 10 हो गया। और लास्ट वाला ऑर्बिट में क्या हो रहेगा? लास्ट में 2 8 तो 10, लास्ट में 7 होगा। 7 को बचा, 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला में भर देंगे, हाँ, 7। ये हो गया हमारा क्लोरीन का, बन गया आराम से, है ना, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। यही जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट में है ना, अब देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 गो। हाँ, अब ये क्या करेगा, देगा कि लेगा? लेगा, लेगा, क्या को लेगा? 1 ए को लेगा ना। हाँ। ये किसका वैलेंसी हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस, वैलेंसी है, वैलेंसी, वैलेंसी वर्ड आएगा अभी, इसी को बोला जाता है वैलेंसी। अब ऐसा ही ले लो, ऑक्सीजन सोडियम ले लो, ठीक है। सोडियम में कितना होता है? सोडियम का वो हाँ 11, 11, तो 11 का कॉन्फ़िगरेशन करो तो पहला में क्या हो, दो पे दूसरा का में 8 और तीसरा में 1, तीसरा का में 1। अब ये वो देगा कि लेगा? दे देगा, क्या करेगा? दे देगा, दे देगा। तो क्या को देगा? 1 हिट है। 1 हेड देगा ना, तो इसका भी बैलेंस ही हो गया ये। चाहे वो दे चाहे वो ले, और जितना देने का कैपेसिटी रखता है या जितना लेने का कैपेसिटी रखता है उसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस। इसी को क्या बोलते हैं? बैलेंसी, वैलेंसी। इसी को बोला जाता है वैलेंसी। वैलेंसी बढ़ाएगा क्या, जब भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, या तो कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जितना वो दे पाता है, जितना दे सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उसका वैलेंसी। तो ये वो दे सकता था इसलिए 1 हो गया, ये भी 1 ले सकता था इसलिए 1 हो गया। अब इसमें अंतर क्या हो जाता है कि ये वो लेगा, क्या करेगा, ये लेगा, एगो लेगा, तो ये वाला जो है ना ऊपर 1 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। हाँ, किसका निकाले थे हम लोग? क्लोरीन का निकाले थे ना, हाँ, तो 1 माइनस में काहे कि लेगा ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव ना होता, ले लिए तो एगो माइनस बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो देखो यहाँ इसमें क्लोरीन का लिखा हुआ है एगो, हाँ, है ना। हाँ, उसी तरह से देखो ये क्या नाम है, सोडियम का। सोडियम का, सोडियम में क्या करेगा, ये वो दे देगा। अब दे देगा तो प्रोटॉन ना बेसी बढ़ गया, हाँ, तो तो प्रोटॉन को बढ़ जाएगा ना, इसलिए देखो सोडियम में लिखा हुआ होगा प्लस, है ना। इसी तरह से मैग्नीशियम का देख लो, सोडियम है, मैग्नीशियम का क्या होगा, 2 गो हाँ, होगा ना, 12 हो जाएगा। हाँ, तो अब बताओ कि 2 गो देगा कि लेगा? दे देगा, देगा, तो इसमें क्या देगा, 2 प्लस हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ देखो मैग्नीशियम का 2 प्लस, ये वैलेंसी आयन बता रहा है, यही वैलेंसी क्या कर रहा है, आयन बता रहा है कि लास्ट ऑर्बिट में क्या है, उसी पे डिपेंड कर रहा है ना। अब देखो 4 से बेसी रहा तो लेगा, और 4 से कम रहा तो देगा, तो लेकिन 4 को रहेगा तो क्या करेगा, तो 4 को जब रहेगा ना तो उसका वैलेंसी है ना 4 ही रहेगा, सीधा बात है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन है 4 ही रहेगा, वो दे भी सकता है, ले भी सकता है, शेयर भी कर सकता है। 3 को कैपेसिटी रखता है, या तो देगा, या तो लेगा, या तो फिर शेयर कर लेगा, एक दूसरे से मिल बांट के रख लेगा। कैसे होता है, ऐसे कैसे करेगा, 2 फिर दे दे, कैसे करेगा तो? 4 वाला हाँ, देखो क्या करेगा। अब देखो एक एग्जांपल देखो, तुम्हारे पास तुम लोग 2 दोस्त हैं, सपोज तुम्हारे पास साइंस और मैथ बुक है, उसके पास एसएसटी और कंप्यूटर बुक हाँ, है ना। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम छीन के रख लेगी, नहीं, जब जरूरत पड़ेगा उससे ले लेगी, जब जरूरत पड़ेगा तुमसे तो वो ले लेगी, हाँ, दोनों काम चल जाएगा। तो वही काम ये भी करता है, 4 को शेयर कर लेता है। सिर्फ यही नहीं, और भी जगह पे है जहाँ पे शेयरिंग होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो शेयर करेगा, शेयर करके काम चला लेगा, है ना। तो वैसे इसका वैलेंसी क्या होगा,
4 होगा, ठीक है ना। जिसमें लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका वैलेंसी भी क्या होगा 4 होगा। तो सीधा सीधा जानिए लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड नहीं सॉरी लॉसिंग और गेनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड वैलेंसी। क्या बोलेंगे? जो लॉसिंग कैपेसिटी या गेनिंग कैपेसिटी है किसी इलेक्ट्रॉन का किसी एटम का वही हमारा वैलेंसी है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। कितना वो देगा या कितना वो लेगा वही वैलेंसी है ना। उसी वैलेंसी पे यहाँ पे पूरा का पूरा आपका आयंस दिखाया हुआ। ये थोड़ा सा लगेगा समझने में, लेकिन इसको इजीली समझ लीजिए कि ये सारे के सारे एटम ये एलिमेंट का तो एलिमेंट का इजीली हम निकाल लेंगे। एटॉमिक नंबर होगा पता, वैलेंसी पता होगा तो हम लोग जान जाएंगे उसमें क्या हुआ है ना। लेकिन अभी तक 20 तक सिर्फ जानेगा। अभी कहाँ तक जानेगा? ओनली फॉर 20 तक। 20 के बाद का समझने के लिए और भी पढ़ना पड़ेगा। उसको इस चैप्टर को खत्म होने के बाद उसको अलग से एक क्लास देंगे जिसमें पूरा बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये चीज बनाए हम क्यों लिखे, ये सारा कुछ जो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में क्यों दिया हुआ आयंस का, इसके पीछे का कारण देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे केमिकल नाम देखते हैं जिसमें से हो गया कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड तो कॉपर सल्फाइड को लिखेंगे कैसे? कॉपर सल्फाइड को लिखेंगे कैसे? चाहे कॉपर और सल्फर रिएक्ट कर रहा तो क्या बना लेगा? पूछ दिया जाए कि कॉपर सल्फर क्या बनाएगा अगर साथ में रिएक्ट करे तो उसके लिए क्या करेंगे? देखेंगे कॉपर के क्या हुआ, कॉपर में 2+ है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे Cu और नीचे लिख दिया 2 है ना। अब प्लस प्लस वाला नहीं जोड़ता, प्लस और माइनस वाला जोड़ता है। मतलब एगो माइनस आयन और एगो प्लस आयन है ना। तो Cu2 और सल्फाइड का क्या लिखा हुआ है 2, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे क्या बन जाएगा Cu2 और S2। और ध्यान रखना ये ऐसे नहीं लिखा है, ये रेशियो होता है, सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हैं। ये क्या हो गया 2 हो गया ना, तो 2 कट जाता है, 2 1 2 से कट जाएगा ना, तो खाली बच जाएगा CuS। क्या बच जाएगा? CuS। और एक और चीज ध्यान रखना है, देखो नाम हमेशा कैसा रहता है, पहला लेटर बड़ा दूसरा लेटर छोटा। तो सल्फर एक और अलग है तो एस को छोटा नहीं लिखेंगे, बड़ा रहेगा है ना। तो ये CuS बन गया, कॉपर सल्फाइड बन गया। इसी को बनाने के लिए, इसी केमिकल नेम को जानने के लिए, बनाने के लिए इस पूरा टेबल को आपको दिया हुआ है। इस टेबल की मदद से जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम Na+ और क्लोराइड Cl-, NaCl हो जाएगा। ताकि इसमें भी 1 इसमें भी 1, तो 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 बना जाएगा। उसी तरह से दूसरा कोई जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट ये वाला सल्फेट है और जिंक यहाँ पे है। जिंक का 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2+ है, इसका 2- है ना। जिंक 2 और SO4 2- है ना। इसका भी मल्टीप्लाई होगा, इसका भी। यहाँ देखेंगे दोनों सेम है ना, छोड़ देंगे इसको, इसको कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे ZnSO4 हो गया सॉल्व, ठीक है। यही हो गया जिंक सल्फेट। अब किसी का भी नाम अगर हम अभी बोले बनाने के लिए तो बना सकते हैं कि नहीं? बना के दिखाइए तो सिल्वर नाइट्रेट का बना के दिखाइए तो नाइट्रेट, हाँ सिल्वर का यहाँ देखो Ag है, Ag2 क्यों होगा? क्योंकि वो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई थोड़ा अच्छा देख लिया करो। Ag के नीचे क्या है, एक ही प्लस है तो 1 ना हो गया, लिख के देखो, ठीक है। पहले लिख के देखो फिर बनाना। NO3 में क्या है 1 है, दोनों में 1 ना 1 है, 2 कहाँ से ले आएंगे? और नीचे वाला पावर हम कर दिए थे। नहीं नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला आयन को देखना है ना। यहाँ पे 1 1 है तो AgNO3 में हो जाएगा। हाँ एक बात पूछिए, अब बताइए आप कैल्शियम कार्बोनेट का बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट तो ये रहा कैल्शियम, ये रहा कार्बोनेट। कॉपी में बना लीजिए तब बनेगा।
अब इसके पीछे हम स्टोरी बताते हैं काहे आखिर लिखाता है ना। दूगो माइनस और दूगो इन्हें काहे लिखाता है उसके पीछे का रीजन बताया जाएगा। ये बता दें जल्दी से बना दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो CaCO3 का कि दोनों के नीचे 2 था कट गया काम खत्म है ना। चलो अब बताते हैं काहे ऐसा होता है कि काहे हम लोग ऐसे लिखते हैं है ना। जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का देखते हैं तो MgOH2 काहे लिखते हैं MgOH का होल 2 काहे लिखते हैं मल्टीप्लाई करवाएगा तो यही आएगा ना MgOH2 देख लीजिएगा ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक है इसमें 2 है तो 2 होने चल जाएगा ना तो ऐसे लिख देंगे। अब पेयर में लिखते हैं इसको ब्रैकेट में कर देता है कि OH का दोनों का कंपाउंड हो गया तो OH दोनों अलग अलग एलिमेंट है इसलिए हम लोग इसे लिखते हैं। तो ऐसा काहे हुआ इसके पीछे का रीजन जानते हैं ठीक है। मैग्नीशियम को कितना का जरूरत होता है कितना दे सकता है क्या को दे सकता है देखो ना यहाँ लिखा है 2 प्लस है तो 2 दे सकता है। अब OH जो क्या को ले सकता है 4 बोलेगा तो एक ना लेगा माइनस ना लगा हुआ है ना माइनस है हाँ OH माइनस है ना तू क्या को ले सकता है एक आई देगा 2 को आई लेगा एक तो कैसे काम चलेगा एक इसका कहाँ जाएगा फिर इसीलिए OH 2 को आ जाएगा OH क्या करेगा 2 को आ जाएगा एगो Na से OH ले लेगा एगो Na से OH ले लेगा तो दोनों को ले लिया अभी भी 2 को दे दिया ये लोग भी ले लिए एक को काम हो गया दोनों का पूर्ति हो गया। देखो अगर इसको एगो की जरूरत था एगो ले लिया इसको भी एगो की जरूरत था एगो इससे भी ले लिया है ना तो अब 2 को दे दिया दे ही सकता था 2 से बेसी तो नहीं दे सकता था। अब 2 नहीं देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो ही नहीं करेगा एगो बच जाएगा है ना तो क्या करेगा दोनों को दे देता है। इसका अगर हम बनाए इसका फिगर बनाया तो देखो कैसा होगा मान लो ये उसका ऑर्डर हो गया ना कि 2 है ना इधर से OH आया अब इसके पास क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 है ना इधर से भी OH आया उसके पास क्या हुआ है इसके पास भी है 7 1 2 3 4 5 6 7 अब इसको एगो चाहिए इसको भी एगो चाहिए इसके अंदर वाला ऑर्बिट में 8 को भरा ला पहले से 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है ना भरा हुआ ठीक है। तो अब इस सोच रहा है कि इसको हम दे देंगे तो हमारा 8 को पूरा हो जाएगा भरने वाला। आई सोच रहा है कि अरे एगो ले लेंगे तो मेरा 8 को पूरा हो जाएगा भरने वाला में यो सोच रहा है कि एगो ले लेंगे तो 8 को पूरा हो जाएगा मेरा। तो अभी क्या करेगा ये वाला उठा के दे देगा ये वाला देगा तो एगो ये ले लेगा और दूसरा का वाला जो देगा ना वो ये ले लेगा तो दोनों के 8 को पूरा हो गया एक 8 को पूरा हो गया ना। इसीलिए बैलेंस हो जाता है ताकि वो क्या करे कि पूरा जो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहा है वो कहीं वेस्ट ना जाए चाहे कोई ऐसा ना रह जाए जिसका ऑक्टेट पूरा ना हो सबका ऑक्टेट पूरा हो जाना चाहिए। इसीलिए ऐसा कंडीशन लगाया गया है कि ताकि वो पूरी तरह से ऑक्टेट पूरा कर ले है ना। चलो तो अब इसका कुछ रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में पढ़ लिया जाए। और बस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही वैसे तो और किसी का भी होता है और का भी होगा इसे नहीं होगा देखो जैसे कॉपर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसी हो जाएगा है ना ठीक है। और किसका होगा नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ हो जाएगा हो जाएगा ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड प्लस है माइनस है ना। जिंक नाइट्रेट देख लीजिए जिंक नाइट्रेट Zn आ जाएगा और नाइट्रेट कौन सा है नाइट्रेट है NO3 ना तो Zn जिंक का कितना होता है 2 है ना तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा NO3 का होल जिंक नाइट्रेट बन जाएगा और भी बनेगा अलग अलग ठीक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही बनेगा इधर से और भी केमिकल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करवाइएगा तो अलग अलग आ जाएगा ठीक है। तो हम लोग क्या बताने वाले थे अभी हम तो भूल गए चलिए छोड़िए है ना। अब इसके लॉज को देख लेते क्या क्या। पहला कि इनके वैलेंसी जो होते हैं वह बैलेंस हो जाना चाहिए। वैलेंसी जो होता है उसको जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं एक दूसरे से कंबाइन करवा रहे हैं तो वो बैलेंस हो जाना चाहिए है ना
सबका ऑक्टेट पूरा हो जाना चाहिए जब भी रिएक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं ऑक्टेट पूरा हुआ ना फिर उछलत रहेगा कि किसी और से जाके रिएक्ट करेंगे, है ना, उसको उतना से पेट नहीं भरेगा। ऑक्टेट नहीं पूरा होगा तब तक तो लगेगा ही लगा हुआ रहेगा कि कैसा हो तो पूरा हो जाए मेरा, है ना। When a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first. For example, calcium oxide, sodium chloride, iron sulfide, copper oxide, where oxygen, chlorine, sulfur are non-metals. देखिए अब क्या बोला, अगर कोई मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करे, क्या करे, मेटल और नॉन मेटल। अगर मेटल और नॉन मेटल को पहचानना ना, उसका सबसे अच्छा उपाय है कि प्लस प्लस जहाँ दिखेगा ना उस समझ लेना मेटल है, और जहाँ माइनस माइनस दिखेगा ना वो नॉन मेटल है ना। चलो जैसे में हम लोग लिखे हैं कैल्शियम मेरा मेटल है ना, कैल्शियम क्लोराइड लिखते हैं या कैल्शियम हाइड्राइड लिखते हैं या और क्या होगा कैल्शियम ब्रोमाइड लिखेंगे चाहे कैल्शियम आयोडाइड लिखेंगे, तो पहले कैल्शियम लिखेंगे तब आयोडाइड लिखेंगे, है ना। पोटेशियम पहले लिखेंगे तब क्लोराइड लिखेंगे, पोटेशियम ऐसा नहीं क्लोराइड पोटेशियम नहीं लिख सकते, पोटेशियम क्लोराइड होगा पहले मेटल फिर नॉन मेटल, है ना। ये लिखने का एक तरीका है। तीसरा क्या है, इन कंपाउंड्स forming polyatomic, the number of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula and or bracket and writing the number of ions। चल वही फॉर्मूला वही चीज बताया क्या था, MgOH को क्या लिखे थे हम लोग, MgOH2, इसको फुल होल में 2 लिखे, क्या लिखे ऐसा है कि अगर नहीं लिखते हैं, अगर एक में लिख देते हैं तो खाली हाइड्रोजन का हो जाता है, हाइड्रोजन से खाली रिएक्ट नहीं ना किया है, अकेले ऑक्सीजन से भी तो किया है, इसलिए हम लोग इसको पूरा को लिखते हैं, वो एक कंपाउंड बन गया। कंपाउंड के बारे में समझाते हैं, कंपाउंड भी अपने आप में प्योर है, एक प्योर सब्सटेंस है ना। तो MgOH2 ये 3 लॉज को फॉलो करेंगे और इससे केमिकल फॉर्मूला को हम लोग बनाते हैं, है ना। ये रहा, आपको बनाने का तरीका भी बता चुके, यही बता दिए काहे रिएक्ट करता है, तो उसके पीछे का कारण क्या था, वैलेंसी, है ना। वैलेंसी के कारण ही ये रिएक्ट कर रहा था। अगर उसका 8 ऑक्टेट पूरा है तो उसको कोई जरूरत नहीं है किसी से रिएक्ट करने का। हम लोग एक और हम वैलेंसी का डेफिनेशन बोल सकते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, या तो फिर लॉसिंग और गेनिंग कैपेसिटी इन अ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। क्या है, मॉलिक्यूलर मास के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए मोल का कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ जान लेते हैं, छोटा छोटा पॉइंट है जिसको याद रखना चाहिए, कभी ना कभी काम आ जाए। जैसे में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
इसको कूलम में लिखते हैं, लिख लो इसको। फिर 4 कौन प्रोटॉन, और इन दोनों में अंतर का ही माइनस में रहेगा, ये वाला प्लस में रहेगा प्रोटॉन वाला, लेकिन दोनों में चार्ज सेम रहता है ना, एगो माइनस में एगो प्लस में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा निगेटिव होता है और प्रोटॉन का चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। और उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एक कौन न्यूट्रॉन का 0, कुछ हो ही नहीं करता है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब इसको मिटा देते हैं ना, फॉर्मूला का नियम खत्म। 3 नियम बताया। पहला नियम क्या था, पहला नियम ये बोला कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है, मतलब दोनों के ऑक्टेट पूरा हो जाना चाहिए, एगो से काम नहीं चल रहा था, 2 को लेके देंगे। देखे था ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, मैग्नीशियम क्या हुआ कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में OH एक को लेने के लिए तैयार था, तो बस 2 को OH को ले लिया, बस एक वो दोनों ले लिया, ऑक्टेट पूरा हो गया, काम चल गया, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास और इसका मास दोनों इक्वल होता है, इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27
kg, है ना। देखिए कितना का अंतर है, बहुत अंतर है ना। देखिए तो 1000 गुना, करीब करीब 1000 गुना भारी होता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। इसलिए हम लोग एटॉमिक मास में इसको नहीं जोड़ते, ये वाला जो है ना इसको नेगलेक्ट रखते हैं, इसको खाली इससे ही हम लोग पता चलता है। यही कारण है कि एक एटम जो होता है उसका सारा वेट जो होता है ये न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में ही हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना। जो वेट है यही है, इधर बहुत हल्का होता है। अब क्या है, अब एक जगह 1000 गुना कम वेट है तो उसका कोई वैल्यू है। अब हमारे सामने रुआ का वेट का कोई वैल्यू है, तो बस वही हालत यहाँ पे है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने ये रुआ के बराबर है ना। ये इंसान तो रुआ के बराबर है, तो थोड़े उसका कोई मतलब रखता है। इसलिए हम लोग जब भी मास निकालते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के निकालते, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास को जोड़ के निकाला हुआ है। ठीक है, लिख लो इसको, लिख ली। अब आता है मोल कॉन्सेप्ट में। मोल कंसेप्ट क्या है, जैसे में 1 डजन मापते हैं ना, 1 डजन में क्या हो 12 हो, है ना, लिखते हैं। लेकिन 1 मोल का बराबर होता है 1 डजन इक्वल टू कितना लिखेंगे, इसका नेम खत्म हो गया था ना। एक डजन में कितना होता है, 1 डजन इक्वल टू 12 पीस। उसी तरह से हमारा ये 1 मोल भी कुछ उसी तरह से, लेकिन 1 डजन में 12 पीस होता है। तो 12 तो नॉर्मली हम लोग जान जाते हैं कि हाँ 12 पीस है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है, एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है। इसको हम लोग लिखेंगे, ये कितना होता है 6.022 × 10⁻22 कितना होता है, 23 पीस। 1 मोल के बराबर कितना 6.022 × 10⁻23 दो जीरो समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ तो 12 वो था, इतना ज्यादा हो गया। अगर बोलता है ना कि 1 मोल हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है कि कितना 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। इतना एटम के बाद इतना एटम का होता है ना। तो इसको हम लोग एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट। है बड़ा मजेदार चीज। अभी देखो है क्या ये चीज, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये तो हम जान रहे हैं कि 1 मोल इक्वल टू इतना, जिससे 1 डजन इक्वल टू इतना होता है। लेकिन ये एवोगाड्रो का कुछ मैजिक भी है, एवोगाड्रो कांस्टेंट का कुछ मैजिक है। सपोज देखिए क्या है, अब क्या बोले हम लोग 1 मोल हाइड्रोजन ना, 1 मोल हाइड्रोजन, इसका कितना होगा 6.022 × 10⁻23। अब बताओ कि हाइड्रोजन का मास कितना, हाइड्रोजन का हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कितना बताया, कितना बताया है 1। मतलब ये हो गया 1 ग्राम में इतना एटम। अब ये सिर्फ हाइड्रोजन का ही नहीं, अब ऑक्सीजन का निकालते हैं, है ना। अब ऑक्सीजन का हम लोग लिखते हैं 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, है ना।
तो अब इसमें कितना होगा, इसमें भी वही होगा 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। ये ना लिखेंगे। हाँ। लेकिन इसका वेट कितना होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कितना बताया था मॉलिक्यूलर मास, अरे एटॉमिक मास यूनिट 16। इसका वेट, इसका जो मास होगा वो 16 ग्राम है। समझ गए? इसका यही एक मैजिक है। 1 मोल बोला गया तो अब जिस एटम का बोला गया उसका एटॉमिक मास लिखेंगे और उसी के ग्राम से ग्राम लिख देंगे बस उसके बगल में, उतना ही के बराबर होगा। 16 ग्राम में इतना ऑक्सीजन का एटम होता है और 1 ग्राम में इतना हाइड्रोजन का एटम होता है, 14 ग्राम में नाइट्रोजन का इतना एटम होगा, है ना। ठीक, यही है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। अगर इसमें एक आध क्वेश्चन बनाना चाहिएगा तो बना लीजिए। देखो क्वेश्चन, calculate the number of moles for the following. For the following, है ना। क्या निकालना हम लोग को, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो अब बात रहे कि आपके छोटा बच्चा रह नहीं है, इसलिए आप थोड़ा डीपली नहीं बता रहे, उससे पहले ही आप बना के देखिए, नहीं बनेगा तो हम बना देंगे, है ना। सपोज बोला वो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम में बताइए कि कितना आपका मोल्स होगा, कितना मोल होगा, कैसे निकालेंगे। 52 ग्राम में हमको मालूम है कि 1 मोल में कितना ग्राम होगा हीलियम, 1 ग्राम में कितना मोल होगा, अरे सॉरी 1 मोल में कितना ग्राम हीलियम होगा। 1 ग्राम में हीलियम का क्या होता है एटॉमिक मास, हीलियम का ये 2 नहीं 4 कितना होता है 4। 1 मोल इक्वल टू इसका 4 ग्राम है हीलियम, कितना है 4 ग्राम हीलियम है ना। ये कितना ग्राम है टोटल 52। 1 मोल में 4 ग्राम, तो 52 ग्राम में कितना मोल, 1 मोल में 4 ग्राम। हाँ, तो 52 ग्राम में कितना मोल, गुना कर दीजिएगा, तभी ना आएगा। हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, दिमाग लगाओ अपना, छोटा बच्चा वाली बात है ना। इसको ऐसे लिख लो इधर से, 4 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, है ना। 4 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, तो 52 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 ग्राम का निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले 1 ग्राम का निकालेंगे। तो 1 ग्राम का निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्राम को 1 ग्राम ऐसे कर देंगे, इधर से 4 ही जाएगा, 1/4 मोल हो जाएगा, होगा ना, ये ना होगा। अब निकालेंगे 52 ग्राम का, कितना का 52 ग्राम इक्वल टू क्या हो 1/4 मोल इंटू 52 कर देंगे। अब 4 से कितने बार में कट जाएगा, 4 1 का 4 और 4 3 जा 52 ग्राम इक्वल टू कितना मोल 30 मोल आंसर। इजली बन गया। कुछ भी 1 मोल में हम जानते हैं कि 52 ग्राम में हीलियम पूछ रहा है, हम जानते हैं कि 1 मोल में कितना ग्राम हीलियम है, 4 ग्राम। कैसे निकाले, तो उसका एटॉमिक मास यूनिट देख लिए, है ना। कितना था 4 ग्राम था, 4 ग्राम मोल भी होगा, अरे 4 ग्राम होगा ही 1 मोल के बराबर, है ना। तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1 ग्राम बराबर 1/4 होगा, है ना। अब उसके बाद 1/4 मिल गया, 1 ग्राम का 1/4 मिल गया, तो 52 ग्राम में कितना होगा, 52 से मल्टीप्लाई कर दी। 1 का रेट मिल गया तो 20 को निकाल लेंगे ना, तो इसे 1 ग्राम पे मिल गया तो 52 ग्राम पे नहीं निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके वे कर दिए, है ना। एक एग्जांपल हो गया, अब अपने से बना लेना। अब ये चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है।